Hello students, welcome back. This is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of account, class 11 English medium, and currently we are studying the chapter number 2, dual effects of transactions and types of accounts. In the previous video, students, we have understood the meaning of economical transaction as well as non-economical transactions, and I have told you that in the next video we shall learn the example of how to classify the economical and non-economical transactions. Today we are going to learn the classification of economic and non-economic transactions. Let's start. Students, this is illustration number 1. Describe whether the following transactions are economic or non-economic transactions and clarify the reason for it. मीन्स यहाँ पर जितने भी आपको ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, ट्रांजेक्शन्स मीन्स जो बिजनेस को रन करने के लिए हम करते हैं, परचेज, सेल, पेमेंट, रिसीप्ट, बराबर। तो जितने भी इसमें ट्रांजेक्शन्स दिए हैं वो हमको क्या करना है, जस्ट क्लैरिफाई करना है कि वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स है या फिर नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, और उसका रीज़न भी देना है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि देयर आर 2 कंडीशंस। 2 कंडीशन ऐसी है जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है या फिर नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के लिए आपको जस्ट इतना देखना है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है क्या उसमें कैश एक्सचेंज हुई है या नहीं हुई है। कैश अगर एक्सचेंज हुई होगी दैट मीन्स इट इज़ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, या फिर उस ट्रांजेक्शन की वजह से डेटर या क्रेडिटर दोनों में से किसी का रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ, डेटर क्रिएट हुआ है या फिर क्रेडिटर क्रिएट हुआ है। अगर वो भी हो जाता है तो दोनों टर्म्स एंड कंडीशन में से अगर एक भी एम्प्लॉय होता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, और इन दोनों में से कोई भी अगर कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है तो उसको हम क्या मानेंगे, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब जो मनी में मेज़र हम नहीं कर सकते, बराबर, जिससे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट नंबर 1 है असेट्स परचेज्ड फॉर ₹10,000। तो इसमें तो कैश एक्सचेंज हुआ है। असेट परचेज करोगे तो उसके बदले में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, बराबर, पैसा देना पड़ेगा। तो कैश एक्सचेंज हुआ ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। असेट परचेज्ड फ्रॉम राधा फॉर ₹12,000 ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट परचेज्ड फ्रॉम राधा मीन्स यहाँ पर कैश का कुछ भी बोला नहीं है। भले यहाँ लिखा है असेट परचेज्ड फ्रॉम राधा फॉर ₹12,000 ऑन क्रेडिट, मीन्स कैश में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। ये ट्रांजेक्शन किस में हुआ है, क्रेडिट बेस पे हुआ है, हमने राधा से परचेज़ किया है। तो अगर हम किसी से ऑन क्रेडिट परचेज़ करते हैं मीन्स वो सामने वाला इंसान क्या होगा, हमारे लिए, बिजनेस के लिए क्या होगा, क्रेडिटर होगा। क्या होगा, क्रेडिटर, सप्लायर जिसको बोलते हैं, उसने हमको सप्लाई किया ऑन क्रेडिट। तो देयर इज़ अ रिलेशन ऑफ रिलेशन ऑफ क्रेडिटर या सप्लायर दोनों में से किसी एक का रिलेशन हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। थर्ड नंबर है असेट सोल्ड फॉर ₹20,000। हमने जो असेट है उसको सेल कर दिया है 20,000 में। तो 20,000 में सेल किया मतलब बदले में आपको क्या मिला होगा, कैश मिला होगा। तो कैश का एक्सचेंज हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। फोर्थ नंबर है assets sold to मीरा ऑन क्रेडिट फॉर ₹22,000। असेट को हमने सेल किया नो डाउट, लेकिन कैसे सेल किया है, ऑन क्रेडिट। तो ऑन क्रेडिट अगर सेल करते हो तो सामने वाला हमारे लिए क्या माना जाएगा, डेटर। क्या माना जाएगा, डेटर। तो डेटर कौन है यहाँ पर, मीरा। तो यहाँ पर भी देखो डेटर का रिलेशन क्रिएट हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। हम चेक करेंगे मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, अभी आंसर्स भी बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 5th नंबर, ₹8,000 पेड फॉर वेजेस। पेड फॉर वॉट एवर आपने पे किया है ना, दैट मीन्स कैश एक्सचेंज हुआ है। कैश पेड फॉर वेजेस, वेजेस मतलब आपने किसी से सर्विस लिया है, बदले में उसको पेमेंट किया है। ₹9,000 रिसीव्ड फॉर रेंट, दैट मीन्स आपके पास कैश आया है, कैश एक्सचेंज हुआ है एज एन इनकम। इनकम के ज़रिए कैश जनरेट हुआ ना, तो कैश एक्सचेंज हुआ मीन्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ।
लाइबिलिटी ऑफ ₹15,000 इज सेटल्ड। लाइबिलिटी मीन्स आपको किसी को पे करना था, कितना 15,000, वो सेटल कर दिया। मीन्स सेटल ऐसे तो होगा नहीं कि भाई 15,000 है चलो हिसाब किताब पूरा, बोलने से थोड़ी हो जाएगा। आपको उसके बदले में क्या करना पड़ेगा, कैश पेमेंट करना पड़ेगा। तो 15,000 अगर आपने पे किया मीन्स दैट लाइबिलिटी हैज़ बीन सेटल्ड, वो सेटल हो चुका है। दैट मीन्स इट इज़ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। रिसीवेबल ऑफ ₹18,000 इज़ रिसीव्ड। रिसीवेबल इन फ्यूचर जो आपको रिसीव होने वाला है वो अभी आपको प्रेजेंट में रिसीव हो चुका है। दैट मीन्स आपके पास कैश आया है, तो कैश एक्सचेंज हुआ है बराबर, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। 9th नंबर है एन ऑर्डर इज़ रिसीव टू सप्लाई गुड्स ऑफ ₹10,000। अभी सिर्फ ऑर्डर रिसीव हुआ है, किसी डेटर ने, किसी कस्टमर ने हमको बोला है कि 10,000 का गुड सप्लाई कर देना, ये ऑर्डर हुआ है, अभी तक हमने सप्लाई नहीं किया है। तो इसमें ना तो डेटर क्रेडिटर का रिलेशन क्रिएट हुआ है, ना कैश एक्सचेंज हुई, इट वॉज जस्ट एन ऑर्डर। ये ऑर्डर था, इसमें कोई लेन देन हुआ ही नहीं, कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अब प्लानिंग इज़ मेड टू बाय वन असेट। एक असेट को बाय करने की प्लानिंग चल रही, तो प्लानिंग में कोई ट्रांजेक्शन होता नहीं, कोई लेन देन होती नहीं। दैट मीन्स इट इज़ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। टू इन्हेंस सेल्स फॉर डिस्कशन अ मीटिंग इज़ अरेंज्ड विथ सेल्समैन। अगर आप मीटिंग अरेंज करते हो तो मीटिंग में किसी भी टाइप का कोई ट्रांजेक्शन लेन देन होता नहीं है, ना तो डेटर क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं, ना ही उसमें कैश एक्सचेंज होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। तो चलिए देख लेते हैं मैं कितना सही हूँ इसमें। ये देखो सारे ट्रांजेक्शन्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ इसको, यहाँ क्लियर हो जाएगा बराबर। हाँ देख लो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ देखो, फर्स्ट वन इकोनॉमिक, सेकंड वन इकोनॉमिक, सारे जितने भी मैंने आपको बताया सारे क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स है। और लास्ट वाले ऑर्डर, प्लानिंग और मीटिंग, ये तीनों के तीन क्या माने जाते हैं, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। और इन सभी के रीजंस दिए हुए हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, एक बार इसको अच्छी तरह से कर लेना है। तो जितनी भी थियरी मैंने आपको बताई है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, और कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार अच्छे से कर लेनी है। और ये वाला जो इलस्ट्रेशन है वो भी आपको कर लेना। अगर इसके जैसा इलस्ट्रेशन आपको एक्सरसाइज में दिखे तो वो आपको एज अ सेल्फ स्टडी आप उसको कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, कुछ भी क्वेरी लगे तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।